हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे या फिर इसका दूसरा नाम भी एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पिछले वीडियो में जैसे हम लोग यंग मॉडुलस के बारे में पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कंप्रेस किया जाए या स्ट्रेच किया जाए तो उस मटेरियल का बिहेवियर क्या होगा, उसका स्ट्रेच क्या होगा, उसका स्ट्रेन क्या होगा। अब शेयर मॉडुलस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। शेयर मॉडुलस में क्या होता है, कोई भी मटेरियल को अगर हम टेंजेंशियली फोर्स लगाएं, कंप्रेसिंग और आपका स्ट्रेचिंग नहीं, उसमें क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाना पड़ता है। और शेयरिंग में क्या है, शेयरिंग में ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाना पड़ता है, वो भी एक पॉइंट पे। तो उससे हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता चलती है कि एक्चुअल में जो मटेरियल है वो कितना बेंड हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर में एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितना फोर्स लगाने से कितना वो बेंड होता है और वो हमारे लिए जो मटेरियल है वो फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, टॉपिक है हमारा ये शेयर ऑफ मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो क्या होता है शेयर ऑफ मॉडुलस? शेयर ऑफ मॉडुलस इट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग ऑफ स्ट्रेन। तो उसके लिए क्या करना है हमको? उसके लिए आप एक कोई भी मटेरियल ले लीजिए, ब्लॉक ले लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि ये एक रेक्टेंगल शेप में हो, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब करना क्या है, जनरली आपको रेक्टेंगल ही देता है नॉर्मली। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो फोर्स पॉइंट है ना इधर और ना इधर से खींचना है, बल्कि ऐसे एक पॉइंट पे लगाना है, ऊपर वाले पॉइंट पे जस्ट लगाना है। और इस पॉइंट को, ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं, इसको फिक्स कर देना है। मतलब ये वाला हिस्सा हिलना नहीं चाहिए। तो होगा क्या, होगा इससे ये कि जब यहां फोर्स लगाएंगे तो ये हल्का ऐसे बेंड होगा और इसी बेंड को हमको देखना रहता है कि वो कितना बेंड हो सकता है। जनरली क्या होगा कि ये आपका एक सॉलिड बार होता है, तो ये जब बेंड होता है तो यहाँ क्रैक्स भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब इसको बेंड किए तो ये दोबारा ऐसा वापस अपने फॉर्म में ना आए। तो वो तो हम लोग, आपको इलास्टिसिटी वाला जो ग्राफ था उसमें हम लोग देखे ही थे। तो वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना है, पर अगर वो बेंड हो रहा है तो वो बेंड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पास में हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब जब फोर्स लगाया मैंने तो ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया होगा एग्जाम्पल, और ये वाला पॉइंट खिसक के इधर आ गया होगा। अगर ये खिसका है तो ये भी खिसकेगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ दबाए हैं तो ये दब जाएगा खाली और ये ना दबे, ऐसा नहीं है। अगर बहुत ही सॉफ्ट पीस है ये तो शायद चांसेस हैं कि सिर्फ इतना दब, जैसे फॉर्म होता है तो फॉर्म में क्या, अगर यहाँ दबाएंगे तो सिर्फ इतना ही दबता है, ठीक है। तो वो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों को, तो वो नहीं लेना है। ऐसा सॉलिड बार लीजिएगा जिससे यहां प्रेस किए तो ये अगर शिफ्ट हुआ तो ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया शिफ्टिंग। तो कितना शिफ्ट हुआ है, डेल ऑफ एक्स शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ है एल, ओके। और ये जितना भी शिफ्ट हुआ है इसको अगर एक एंगल के फॉर्म में देखें तो ये थीटा एंगल हम लोग ले सकते हैं। जनरली ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, पर अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो कुछ एंगल इसमें डिफरेंस आ सकता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, जनरली तो हम इन दोनों एंगल को बराबर ही लेते हैं, ठीक है। तो ए और ये बी, और ये ए डैश और बी डैश के फॉर्म में है, ओके, ठीक है। तो अब चलिए फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो शेयर ऑफ मॉडुलस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। तो देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, किसी में न्यू भी बनाते हैं, इसको जी की जगह न्यू भी बना देते हैं ऐसे। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, मेन है कि आप क्या लेके चल रहे हैं। तो अब एनसीईआरटी से मैं ले लेता हूँ रेफरेंस, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जी लिया है तो हम लोग जी ले लेते हैं, ओके। और ऊपर रहेगा शेयरिंग ऑफ स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल सा एकदम, फोर्स अपॉन एरिया। शेयरिंग ऑफ स्ट्रेन क्या होता है,
चेंज इन द लेंथ, तो चेंज इन द लेंथ, अभी ये लेंथ स्ट्रेच नहीं हो रहा है, यहां से इधर हुआ है शिफ्ट, तो डेल एक्स डिवाइड बाई एल, एल ये वाला ओके है, बहुत सिंपल तरीके से आ गया। अब ये एरिया कौन सा लिया जाए, जैसे हम लोग रॉड को ले रहे थे यंग मॉडुलस में, तो इधर से खींच रहे थे तो एक सर्कुलर फॉर्म पाई आर स्क्वायर एरिया लेते थे। अगर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है मान लीजिए, तो इसका ये लेंथ और इसका ये जो ऐसे ब्रेड्थ होगा वो लिया जाएगा। आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में देखिए ये विड्थ देख रहे हैं, तो अगर इधर से मैं फोर्स लगाऊं तो इसका ये वाला लेंथ और ये आपका विड्थ आपका एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एल, दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज है, अब इस वैल्यू की जगह में आप चाहे तो इस थीटा को भी ले सकते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा और बेटर करूं या फिर एंगल के टर्म में लेना चाहूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और ये एरिया नीचे आएगा, ये पूरा एरिया तो नीचे रहने वाला है, तो इसको हम चाहें तो थीटा ले सकते हैं। तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए शेयरिंग ऑफ स्ट्रेस को हम फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ स्ट्रेस को एक डिनोट करते हैं हम लोग किससे, सिग्मा से, ठीक है। इसको हम लोग यंग मॉडुलस में भी डिनोट किए थे। तो इसमें जब शेयरिंग ऑफ स्ट्रेस को डिनोट करते हैं तो सिग्मा ऑफ एस यहां आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सिग्मा की इस जगह फोर्स अपॉन एरिया की जगह हम लिख सकते हैं, तो G इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं सिग्मा एस डॉट थीटा, लिख सकता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, सॉरी माय मिस्टेक, सिग्मा ऑफ एस अपॉन थीटा है, ओके, ठीक है। तो थीटा एस भी हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो सॉरी सिग्मा एस इक्वल टू जी डॉट थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सब जितने भी फॉर्मूले हैं ये आप ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, मेन आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और कुछ वैल्यूज मालूम होनी चाहिए आपको बस। तो अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो आप ऑटोमेटिकली चीजों को चेंज कर, जैसे डेल एक्स निकालना है मुझे, तो डेल एक्स कैसे निकालूंगा, तो अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसा करूं फोर्स अपॉन एरिया और डेल एक्स और ये एल, तो डेल एक्स को इधर ले जाएंगे अगर, तो एफ डॉट एल ए डॉट जी, देखिए एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो आप कितने भी फॉर्मूलेज बना सकते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। नॉर्मली अब इसका एक रिलेशन है, शेयरिंग ऑफ मॉडुलस का एक रिलेशन है यंग मॉडुलस के साथ में। क्या रिलेशन है वो, शेयरिंग ऑफ मॉडुलस का रिलेशन यंग मॉडुलस का ये है कि जो शेयरिंग ऑफ मॉडुलस होता है वो शेयर ऑफ जो मॉडुलस होता है वो 1/3 ऑफ यंग मॉडुलस के आसपास होता है, पर जरूरी नहीं है कि आपका जो वैल्यू है 1/3 वो एग्जैक्टली शेयर ऑफ मॉडुलस के बराबर हो। कुछ वैल्यू हो भी सकती है और कुछ वैल्यू नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस अराउंड 70 इंटू 10 टू द पावर 9 के आसपास है, ठीक है। तो इसका अगर आप वैल्यू निकालेंगे 70/3 तो नियर अबाउट ये आएगा 3 2 6 और 10 मतलब 3, तो 23.33 के आसपास में आता है इसकी वैल्यू। पर एल्यूमिनियम का शेयर ऑफ मॉडुलस जो होता है वो अराउंड 25 के आसपास होता है, नियर अबाउट द 25 के आसपास। तो जरूरी नहीं है ना कि आपको जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली मिले, तो इसके लिए आपको एक टेबल दिया गया है आपके बुक में, तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर में तो आपको ये वैल्यू जरूर देगा, क्योंकि देखिए आप पूरा वैल्यूज को तो ऐसे रट नहीं सकते हैं, तो कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज जो रहती है वो वैल्यू को आपको जनरली दे देता है। वैसे मैंने यंग मॉडल्स में आपको बताया था कि आप इसको याद कर लीजिएगा, पर अगर याद करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो एग्जाम टाइम पे क्या होगा कि बाई चांस अगर आपको ये वैल्यू नहीं देता है तो आप जब मांगेंगे वैल्यू को तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास में इसका ऑर्डर नहीं है देने का, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है और उस टाइम पे आप उनसे बहस नहीं कर सकते क्योंकि आपका टाइम उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है, जनरली मैथ्स में भी ऐसा होता है कि आपको लॉग टेबल्स जैसे 11th के मैथ्स और 12th के उसमें ट्रिग्नोमेट्री के टेबल, इनवर्स टेबल या फिर लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, और
पूरे क्लास में देखा जाए तो 1-2 ही लॉग टेबल रहता है और फिर उसको सर्कुलेट किया जाता है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें जनरली। ठीक है, आप मांगे, पता चलो उसके पास है भी नहीं, तो वो फिर जुगाड़ करके लाता है कहीं से और आपको देता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप याद कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कुछ ही जो आपके मेटल्स हैं उनके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, गिलास हो गया, वुड हो गया, इन कुछ चीजों के बारे में ही आपको पूछेगा। देखिए ज्यादा नहीं है, 6-7 तो ही वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है ये मिलती जुलती ही रहती है। तो अगर आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जैसे कि हम लोग पिछले बार पढ़े थे, तो स्टील की वैल्यू क्या थी यंग मॉडुलस की, अराउंड 200 इंटू 10⁻9 के आसपास थी जनरली, और कॉपर की वैल्यू भी ऐसे ही कुछ थी, 110 इंटू 10⁻9 के आसपास थी। तो इसको भी अगर डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसकी जो 200 वैल्यू आ रही है, अगर उसको डिवाइड बाई 3 करता हूं मैं, तो 200 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो 3 6 18, 2 0, 3 6 18, फिर 2 समथिंग 6.66 समथिंग जो आ रहा है, पर एक्चुअल में क्या हो जाता है कि इसको जब आप लोग जी की वैल्यू में लेके आते हैं, जी ऑफ स्टील की वैल्यू में लेके आते हैं, तो ये अराउंड 84 के आसपास है, ना कि 66.60 के आसपास है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि 1/3 ऑफ यंग मॉडुलस आपका शेयर ऑफ मॉडुलस हो, कभी कभार ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं बोला कि आप याद कर लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, उससे आप ही का टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको अब ये शेयर ऑफ मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि जनरली क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं, जब तक इसके ऊपर क्वेश्चंस ना बनाया जाए जितने ज्यादा हो सके, तब तो हमें पता चलता है ना कि जो शेयर ऑफ मॉडुलस है या फिर कोई भी टॉपिक हम जब पढ़ रहे हैं तो वो कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये तो लिमिटेड है, जितना हमको बुक में दिया था हमने पढ़ लिया, पर हमारा नॉलेज जो है वो एक्सपैंड तभी होता है जब हम उसके चीजों के एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ठीक, तो इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे क्वेश्चन है, मैंने इसमें गिवन वैल्यू लिख दिया है, इसके ऊपर मैंने एक नोट्स भी बनाया है, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट गिवन वैल्यू लिखा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर लीड का एक बॉक्स बनाया गया है, कुछ इस टाइप से दिखता है। देखिए जनरली ये सब डायग्राम्स आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, आपको खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी एक हाइट दी गई है, तो 50 सेंटीमीटर की इसकी हाइट दी गई है। उसके बाद इसमें एक फोर्स लगाया गया है 9.0 इंटू 10⁻4 न्यूटन का फोर्स है। तो यहां पास पे फोर्स लगाया गया जिसके कारण ये इधर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब इसकी एक थिकनेस दी गई है। ठीक है, तो ये थिकनेस कितना है, इसकी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर की थिकनेस है, मोटाई जिसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, अब इसका पूछा है कि ये डेल एक्स कितना शिफ्ट हो गया है, सिर्फ इतना ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, अब जनरली देखिए जो मैं बताया था आपको वैल्यू, तो आपको बुक में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो मैंने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन में कहीं भी इसका जी वैल्यू शेयर ऑफ मॉडुलस, शेयर मॉडुलस जो है वो नहीं दिया गया था, पर जब इसको सॉल्व किया गया तो इसको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया गया। तो ऐसा हो भी सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो मैं आपको इसकी जी की वैल्यू दे रहा हूं, यहां पास में जी की वैल्यू 5.6 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जी की वैल्यू है। बस आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर निकाल के लेके आना है। तो जी की वैल्यू क्या आती है, फोर्स अपॉन एरिया और डेल एक्स अपॉन एल। तो ये बनेगा फोर्स अपॉन एरिया और ये डेल एक्स अपॉन एल, और ये जी की वैल्यू आ गई। डेल एक्स को इधर शिफ्ट करिए, तो डेल एक्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एल अपॉन जी। बस वैल्यू को पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। जितना ज्यादा जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा हो रहेगा। तो मैं भी कैलकुलेशन करता हूं और आप भी कैलकुलेशन करिए, देखिए कि आपका आंसर कितनी जल्दी आता है। ठीक है, ठीक, तो डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स है हमारा 9.0 इंटू 10⁻4
लेंथ एल देखिए कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप 0.5। फिर एरिया बोला है तो इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा अलग से, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दिया गया 50 मतलब 0.5 और ब्रेड्थ दिया है 10 मतलब कि 0.1, मतलब कि आंसर आएगा 0.05 मीटर स्क्वायर। ओके है, तो यहाँ वैल्यू आएगी 0.05। अब आता है जी की वैल्यू, जी की वैल्यू दी गई है यहाँ पास में, जी की वैल्यू है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप भी करिएगा साथ में, ठीक है। ओके, तो अब इसके कैलकुलेशन को थोड़ा 10 के फॉर्म को अलग दूर कर दिया जाए, तो इसको मैं थोड़ा 90 बना लेता हूँ, तो ये 90 बन जाएगा अगर, तो इसकी एक वैल्यू घट जाएगी, तो ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, इसका एक जीरो इसमें ले लिया मैंने। ठीक है, इसको मैं 5 बना देता हूँ, तो इससे ये 5 कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसको 56 बना देते हैं और इसको 5 बनाएंगे, तो इसमें से 2 जीरो बाहर निकालेंगे तो 10 टू द पावर -2 और ये 10 टू द पावर 9। ओके है, ठीक है। इसका 2 जीरो निकाले थे, ठीक है, और ये 56 बनाए हैं तो इसका भी एक जीरो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तो -1 बाहर निकाल दीजिए। ओके है, ठीक है, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 90/56 हो गया और ये 10 टू द पावर 3 हो गया। नीचे की वैल्यू में 10 टू द पावर 9 और इसमें से कुछ वैल्यूज चली जाएंगी, तो कितना चला जाएगा, 3 वैल्यू चला जाएगा, तो 9 में से 3 चला गया, तो कितना वैल्यू बचेगा आपका, हाँ, कुछ वैल्यू ऊपर नीचे तो नहीं हो गई, ये 3 था। अगर इसको 5 बनाए तो इसकी भी एक वैल्यू 10 टू द पावर -1 इसको देना पड़ेगा, तो ये आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके है, अब इसको 9 -2 + 9 -1, तो 90/56, ये बनेगा 10 टू द पावर 2 और ये बनेगा 10 टू द पावर -3 और +6, तो ये 6 बन जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 में से 6 चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -4 और ये आएगा 90/56। तो अगर आप इसका डिवाइड करते हैं तो 56 1 से जाएगा, क्योंकि 2 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 100 पार हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, फिर ये 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, ये 340 गया। तो अगर आप इसका सीरीज देखेंगे तो ये 50 का है और ये 30 के आसपास का है, तो अराउंड 6 के आसपास मेरे को लगता है चला जाना चाहिए। 5 6 30 होता है क्योंकि, तो अगर ये देखिए जीरो लगाएं तो 6 लगा देते हैं, 6 6 36, 3 ऊपर, 6 5 30 और 3 33, देखिए हमारा वैल्यू जो है एग्जैक्टली आ गया एकदम। तो अब इसमें माइनस करेंगे तो 4 आएगा और ये जीरो है जीरो, तो नॉर्मली आपका जो वैल्यू है वो 4 के आसपास आया है रिमाइंडर, तो अगर जीरो लगाते हैं तब भी इसकी वैल्यू कम है, तो अगला वैल्यू जीरो आएगा, तो इतने में हम रोक देते हैं इसको। ओके है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ओके है, अगर आप इसको मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 10 टू द पावर -3 इज मिलीमीटर, तो ये वैल्यू आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1 मिलीमीटर। अब इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी वैल्यू आप ले रहे हो वो कौन सी ले रहे हो। चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, तीनों में से सब के सब सही हैं। ठीक है, जनरली ये कि मिलीमीटर में ही उसको लेके आया जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि जो 4 आंसर दिए गए हैं वो मीटर में है कि मिलीमीटर में। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा खुद से। तो दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपने मुझसे जल्दी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर मेरा आंसर भी आपके साथ मैच कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितनी जल्दी किया इस क्वेश्चन को सॉल्व और आपका आंसर इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कि मेरा आंसर करेक्ट भी है कि नहीं है। मैं इसको क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल में तो मुझे लगता है कि शायद मेरा आंसर सही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और शेयर ऑफ मॉडुलस जो बोलते हैं, शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, वो भी आपको अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। और भी इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक से मिल जाएंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं, तो अगर उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी सॉल्व करके देखिए। जनरली अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक के पेज में उस क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि इस कोई भी जो क्वेश्चन है उसे कैसे बनाया जाएगा। मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूंगा कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है,
पर क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है, मैं पूरा करके नहीं दूंगा, आपको मैं हेल्प कर दूंगा कि वो कैसे बनेगा या फिर उसका डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं ही करके दे दूंगा तो आप फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपका प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है मेरे प्रैक्टिस से। ओके, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।